गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी की जो संरचना किस प्रकार की है, पृथ्वी की बनावट किस प्रकार की है, या पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसमें कौन कौन से जो तत्व है या प्रत्यक्ष स्रोत है। जैसे अपन बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, पृथ्वी की जो अंदर की जो संरचना है वो किन पदार्थों की बनी हुई है, या उनका वर्गीकरण अपन किन किन प्रकार से कर सकते हैं, या पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सके। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की संरचना, यानी अपन बात करें पृथ्वी की लगभग जो संरचना है उसका अभी अपन को इतना ज्ञान नहीं है, वर्तमान में भी इसका बहुत कम ज्ञान है, क्योंकि पृथ्वी के बारे में अभी आंतरिक भाग में इतनी खोज नहीं हो रखी है। अपन मुख्य रूप से कुछ स्रोतों के माध्यम से अपन अनुमान लगा रहे हैं कि इसके अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग इस प्रकार का है। पृथ्वी के अंदर कौन कौन से भाग है, जैसे मेंटल है, भूपर्पटी है या कोर है, तो अपन एक अनुमान के आधार पर अपन बता देते हैं कि ज्वालामुखी या भूकंपीय तरंगों के आधार पर कि पृथ्वी इस प्रकार की बनी हुई है। तो अपन सबसे पहले आज बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी की आंतरिक बनावट। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी एक बहुत ही बड़ा ग्रह है। आपको पता है पृथ्वी एक सौर मंडल में बहुत ही बड़ा ग्रह है, लगभग चौथे नंबर वाला बड़ा ग्रह माना जाता है, ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं पृथ्वी को अपन एक जीवित ग्रह के रूप में कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मानव है, पेड़ पौधे, वनस्पति, इन सब का जीवन संभव है। इस पृथ्वी को अपन एक नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि पानी की उपस्थिति है पृथ्वी के ऊपर। जिसकी त्रिज्या, यह एक बहुत ही बड़ा, आपको पता है बहुत बड़ा ग्रह है, और जिसकी त्रिज्या 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। जैसे अपन बात करें इस त्रिज्या की, तो भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारा ज्ञान अनुभव आधारित एवं अत्यंत सीमित है, यानी अपन अनुभव के आधार पर या अपन अनुमान के आधार पर अपन बताते हैं कि पृथ्वी इस प्रकार की है। हमारा ज्ञान अभी क्या है, पृथ्वी के बारे में सीमित है। हम कुछ जानते हैं लेकिन अधिक कुछ नहीं जानते हैं, कुछ ही जानते हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं जानते हैं। जैसे अपन बात करें पृथ्वी के, जैसे आंतरिक त्रिज्या की बात करें, आपको किस प्रकार पता लगना चाहिए कि सर ने ये 6300 किस प्रकार से त्रिज्या बताई है। जैसे अगर ये आपकी एक पूरी पृथ्वी है, ये आपकी एक गोलाकार मान लो पृथ्वी का भाग है, अगर अब हम इसे पृथ्वी मान लें तो इसकी जो बीच वाली भाग होती है ये होती है इसकी त्रिज्या। अपन वर्त पढ़ते हैं, वर्त में व्यास और त्रिज्या होती है, व्यास का आधा त्रिज्या, तो इधर और मैं अगर लाइन खींचूंगा तो व्यास हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी त्रिज्या 6371 किलोमीटर तक। अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो अंतिम बिंदु है, आंतरिक भाग है, वो 6371 किलोमीटर पर लगभग है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपकी त्रिज्या। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के प्रमुख स्रोत। अब पृथ्वी की अपन आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो कुछ स्रोतों के बारे में बात करते हैं कि अपन किस स्रोत से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कुछ अपन बात करते हैं जैसे अप्रत्यक्ष स्रोत। कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जो मुख्य रूप से प्रभाव अपन को दिखाई नहीं देते, लेकिन उनको अपन क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत की श्रेणी में रखते हैं। जैसे अपन बात करें तापमान, घनत्व और दबाव। अपन अप्रत्यक्ष स्रोत में अपन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे कि उनके बारे में किस प्रकार से पृथ्वी का जो अनुमान लगाया गया है, तापमान के आधार पर, दबाव के आधार पर, और अपन कहते हैं घनत्व के आधार पर। ये हो गए आपके अप्रत्यक्ष स्रोत जानने का पहले स्रोत। फिर अपन बात करते हैं दूसरा, जो प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, यानी पृथ्वी को जानने के कुछ ऐसे प्रत्यक्ष स्रोत भी है जिनसे अपन को मुख्य रूप से जानकारी मिली है। जैसे अपन बात करते हैं ज्वालामुखी और भूकंप, जिनके बारे में अभी अपन बात करेंगे। तो जो प्रत्यक्ष स्रोतों में अपन 2 चीजों को रखते हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। फिर अपन तीसरे स्रोत की बात करें तो उल्का पिंड, जो अपन बात करते हैं, जो मध्य मंडल में जो उल्का पिंड के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, मध्य मंडल में लगभग उल्का पिंड आके खत्म हो जाते हैं, तो उनके बारे में जो कुछ पृथ्वी के पर अवशेष के रूप में आते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे कि उल्का पिंड के माध्यम से भी अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं, पर जानकारी या उनसे प्राप्त होती है। फिर अपन बात करते हैं चौथी बात, पृथ्वी पर जो भूकल्पना या जो अपन कहते हैं कुछ सिद्धांत हैं पृथ्वी को जानने के,
उन सिद्धांतों के जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार जो सिद्धांत दिए उनके अनुसार कुछ जानकारियां अपन को प्राप्त होती है। तो अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के लगभग मुख्य रूप से 4 स्रोत हैं। एक प्रत्यक्ष स्रोत, एक अप्रत्यक्ष स्रोत, एक उल्का पिंड और चौथा अपन बात करेंगे यानी जो सिद्धांत है वो परिकल्पनाएं अलग अलग वैज्ञानिकों। अब अपन जानते हैं सबसे पहले एक का वर्णन यानी दबाव, तापमान। जैसे अपन अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे अप्रत्यक्ष स्रोत का पहला अपन ने लिया घनत्व। अब घनत्व के आधार पर किस प्रकार को अपन के पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो अपन बात करते हैं पृथ्वी का जो औसत घनत्व है 5.517। तो ये है आपका ग्राम। इसको अपन किस में डिवाइड करते हैं, इकाई को किस में बताते हैं घनत्व को, ग्राम प्रति घन सेमी, यानी 5.5 लगभग 5.5 है ग्राम प्रति घन सेमी है जो पृथ्वी का जो घनत्व है, औसत घनत्व उसकी बात है। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है और आंतरिक परत में जैसे जैसे अपन पृथ्वी की ऊपरी परत से आंतरिक परत की ओर जाते हैं, जैसे यह पृथ्वी का ऊपरी परत मान लिया, जैसे अपन इसको एक डिवाइड कर देते हैं, मैं इस प्रकार से इस एक पृथ्वी के भाग को बाहर निकाल देता हूं। पृथ्वी के भाग को क्या करता हूं इधर से आपको समझाने के लिए, जैसे अपन पृथ्वी की, जैसे मैंने ये कोई भाग ले लिया ये, और मैंने आपको बता दिया ये भाग मैंने यहाँ से निकाल दिया, ये भाग कहाँ से, यहाँ से मैंने इस भाग को यहाँ निकाल दिया। अब जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना ये वाला है अपन की त्रिज्या 6371। तो अब ध्यानपूर्वक सुनना। तो ये पृथ्वी में जैसे घनत्व किस प्रकार से प्रभावित करता है कि घनत्व है पृथ्वी का लगभग 5.5% औसत घनत्व, लेकिन जब ये है आपका पृथ्वी का तल, ये क्या है आपका पृथ्वी सतह, पृथ्वी सतह, सतह से अपन केंद्र, ये आपका केंद्र बिंदु हो गया या जिसको अपन कोर कहते हैं, क्या कहते हैं कोर। तो सतह से, पृथ्वी की सतह से जिस प्रकार अपन आंतरिक भाग में, जिस प्रकार पृथ्वी के गहराई वाले भाग में जाएंगे तो जिस प्रकार दबाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ परतें हैं, जैसे प्रथम परत, द्वितीय परत, तृतीय परत, यानी सियाल, सीमा, निपे। तो सबसे जो नीचे होगा उसके ऊपर ज्यादा दबाव होगा। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर बता देते हैं, जैसे ये एक पुस्तक है 1, ये दूसरी पुस्तक है 2, ये तीसरी पुस्तक है 3 और ये चौथी पुस्तक है 4। अब आपको पता होना चाहिए जो सबसे नीचे होगा, जो सबसे नीचे होगा उसके ऊपर क्या होगा, हमेशा दबाव बढ़ेगा, हमेशा क्या होगा, दबाव बढ़ेगा। जो सबसे नीचे होगा उसके अधिक सबसे अधिक दबाव होगा। तो अपन बात करते हैं पृथ्वी तल की। जैसे आपको इस उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाया कि अगर ये बुक है तो सबसे नीचे वाली बुक 1 नंबर पे सबसे ज्यादा दबाव रहेगा क्योंकि वो सबसे नीचे है। तो यहाँ पर भी पृथ्वी की कुछ परतें हैं, जो सबसे नीचे वाली परत में क्या होगा, पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर सर्वप्रथम कैवेंडिश, एक भूगोलवेता या वैज्ञानिक वेता कैवेंडिश, उन्होंने विद्वान ने 1778 में औसत घनत्व मापने का सफल प्रयास किया था। यानी पृथ्वी का जो औसत घनत्व है को सबसे पहले इसको किसने मापा था, तो एक भूगोलवेता थे कैवेंडिश नाम, उन्होंने 1778 में सबसे पहले बात की थी कि इस घनत्व को मापने का काम किया था। और उन्होंने क्या बताया, इस घनत्व को लगभग 5.4 यानी 5.48 बताए। अब ये उन्होंने बताया, ये कैवेंडिश के अनुसार 5.48 है, ठीक है ना। और औसत घनत्व कितना होता है, 5.5 होता है। 5.5 तो औसत घनत्व है। अगर कैवेंडिश की बात की जाए पर्सनल कि कैवेंडिश के अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो आपको ध्यान रखना 5.48 ग्राम प्रति घन सेमी। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पृथ्वी के ऊपरी तल से जैसे जैसे अपन नीचे की भाग में केंद्र की ओर जाएंगे तो जैसे जैसे दबाव हमेशा बढ़ता जाएगा, जिस प्रकार मैंने आपको इस पुस्तकों के उदाहरण से बताया। तो ये हो गया एक पहला अप्रत्यक्ष स्रोत। फिर अपन बात करते हैं दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत, दबाव। अब दबाव किस प्रकार से है, जैसे ये जो घनत्व है, ये घनत्व तो जैसे मैंने आपको बता दिया दबाव के कारण, और जो जिस चट्टान की जो संरचना होती है, जिस प्रकार की यानी संरचना, यानी अपन मैं बता देता हूं जैसे जिस प्रकार की संरचना है पृथ्वी की परतों की, तो वो संरचना घनत्व को डिसाइड करती है। कौन करती है, घनत्व को संरचना। यानी तरल भाग है तो उसका घनत्व कम होगा, और अगर ठोस भाग है तो उसका घनत्व अधिक होगा। तो अपन पढ़ते हैं कि पृथ्वी के जैसे यहाँ पर कुछ भाग तरल है, यहाँ पर आपको एक दुर्बलता मंडल मिलेगा। क्या मिलेगा,
दुर्बलता मंडल, यहाँ का घनत्व थोड़ा कम है, और यहाँ एक बाह्य है जो आपको कहते हैं बाह्य कोर, ये आपको क्या मिलेंगे, तरल अवस्था मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा क्या है, घनत्व कम है। एक तो यहाँ पर जो दुर्बलता मंडल है जिसको अपन कहते हैं, और एक यहाँ बाह्य कोर, ये तरल अवस्था में माने जाते हैं लगभग, तो यहाँ पर घनत्व कम है। जैसे ही कोई भूकंपीय तरंग जाएंगी, यहाँ पर उनकी गति क्या हो जाएगी, कम। तो वो घनत्व किसके ऊपर, चट्टानों की संरचना के ऊपर डिपेंड करता है, चट्टानों की संरचना के ऊपर। फिर बात करते हैं दबाव। जैसे भूपर्पटी पर दबाव कम है, यानी सबसे जो ऊपरी परत है ये, जिसको अपन क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं, फिर मेंटल कहते हैं, फिर कोर कहता है, ठीक है। तो सबसे ऊपरी परत है, इसके ऊपर दबाव सबसे कम है। जैसे जैसे अपन गहराई में जाएंगे, यानी पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे ये पृथ्वी के धरातल से अपन केंद्र की ओर बढ़ेंगे, तो पहले तो घनत्व तो बढ़ता ही था, यहाँ पर घनत्व क्या होता था, घनत्व बढ़ता था। अब दबाव भी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, दबाव की क्या होता है, बढ़ता है। यानी जैसे जैसे अपन यहाँ पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के सतह से अपन पृथ्वी के धरातल केंद्र की ओर जाते हैं, तो यहाँ में से में दबाव के साथ साथ, घनत्व के साथ साथ दबाव भी बढ़ता है। जैसे मैंने ये पुस्तकों का आपको उदाहरण बता दिया, 1 2 3 4 पुस्तकें, सबसे नीचे वाली पुस्तक सबसे नीचे है, तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव रहेगा, और अगर ये ठोस है तो इसका घनत्व भी सबसे अधिक रहेगा, ये ध्यान रखना। जैसे अपन बात करते हैं, यह दबाव अंतरतम कोड पर सबसे अधिक होता है, और सबसे ज्यादा दबाव कहाँ, घनत्व या दबाव कहाँ होगा, ये यहाँ पर होगा। कहाँ पर होगा, कोर में, पृथ्वी के कोर के अंदर सबसे ज्यादा घनत्व या दबाव होता है, ये ध्यान रखना। पृथ्वी के केंद्र पर लगभग सर्वाधिक 3600 किलोबार दाब होता है। पृथ्वी का जो केंद्र है ना, यहाँ पर लगभग 3600 किलोबार, इसको बार में मापते हैं दाब को, तो इसलिए अपन बता सकते हैं किलोबार, यानी दाब को मापने का, दाब को बार में मापते हैं या बैरोमीटर में मापते हैं, तो ये हो जाएगा आपका दाब मापने किलोबार। किलोबार में इसकी शक्ति हो गई इकाई। फिर अपन ये तो बता दिया मैंने कि तापमान भी बढ़ता है, दबाव भी बढ़ता है, और घनत्व भी बढ़ता है पृथ्वी का, जैसे पृथ्वी तल से अपन केंद्र की ओर जाते हैं। अब अपन बात करते हैं तापमान की। अब तापमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो अप्रत्यक्ष तीसरा स्रोत है, ज्यों ज्यों धरातल से पृथ्वी के केंद्र की ओर, ज्यों ज्यों धरातल से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे, यानी वही बात, ये इस प्रकार से नीचे जाएंगे, तो ज्यों ज्यों तापमान बढ़ता है, तो यहां पर भी आपका क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। यानी जो अप्रत्यक्ष स्रोत है तीनों, चाहे तापमान हो, चाहे दबाव हो, चाहे घनत्व हो, पृथ्वी तल से, पृथ्वी सतह से केंद्र की ओर जाने पर तीनों ही चीजें हमेशा बढ़ती है, ठीक है। अब ये जो तापमान बढ़ने की कुछ दर है, जैसे अपन प्रत्येक 32 मीटर, जैसे 32 मीटर नीचे जाएंगे धरातल से, तो 1 डिग्री या 1 सेंटीग्रेड तापमान क्या बढ़ जाएगा। इसके बढ़ने की कुछ दर फिक्स की गई है, तो ये औसत दर है। इस पर अपन मान लेते हैं, अलग अलग मंडल में अलग अलग दर है, लेकिन औसत दर की बात की जाए तो प्रत्येक 32 मिनट पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। तो ये आपका हो गया। और पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है ये वाला, यहां पर सबसे ज्यादा आपका क्या होगा, तापमान होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन यहां तापमान है, अपन कहते हैं ना कि जब किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु का अगर अधिक तापमान हो तो वो दूसरी वस्तु को पिघला देती है ना। तो जैसे अपन बात करते हैं, जैसे तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा यहाँ पर दबाव है, यहाँ घनत्व भी ज्यादा है, और यहाँ पर तापमान भी ज्यादा है। तो आप ये सोचेंगे सर तापमान अधिक है तो यहाँ जो भाग है वो ठोस कैसे है, यहाँ का जो भाग है ये ठोस है। मैंने आपको बताया ये ऊपर वाला तरल है, ये वाला ठोस भाग है, तो ये ठोस भाग कैसे। तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि जितना तापमान है उससे कई ज़्यादा ये जो पदार्थ है यहाँ पृथ्वी के सबसे अंतरतम भाग पर, वो उतने ही ज़्यादा घनत्व के है। वो उस गलनांक बिंदु, जिनका जो गलनांक बिंदु होता है इन पदार्थों का यहाँ के, वो उन गलनांक बिंदु तक नहीं पहुँच पाते और उनको नहीं गला सकते हैं। जैसे अपन कहते हैं किसी भी पदार्थ को गर्म करने के लिए कोई एक निश्चित सेंटीग्रेड तापमान होता है, वो उसके बाद में वो गर्म हो जाता, लेकिन तापमान बहुत ज़्यादा है, फिर भी यहाँ का जो घनत्व है उससे भी ज़्यादा है, तो ये उस चीज़ को नहीं पिघला सकता है। इसलिए यहाँ पर जो गलनांक बिंदु है वो काम नहीं करता है, और यहाँ का जो तापमान है और यहाँ का जो गलनांक बिंदु है या जो घनत्व है वो ठोस है, क्योंकि घनत्व अधिक होने के कारण जो ये वाली पदार्थ है, चट्टान है, ठोस है। क्योंकि यहाँ पर फेरस यानी लोहे व मैग्नीशियम के आयस्क पाए जाते हैं। यहाँ पे किसके आयस्क पाए जाते हैं, अपन कह सकते हैं लोहा और निकिल और फेरस, निकिल व फेरस।
अपन कह सकते हैं निकिल व लोहा, सबसे केंद्रीय भाग में क्या पदार्थ होता है, निकिल व लोहा होता है। उसके कारण इतने ठोस होते हैं, इतने घनत्व होता है कि उसके अंदर तापमान का थोड़ा प्रभाव कम रह जाता है, इसलिए वो नहीं पिघल पाते, इसलिए ये परत ठोस है। अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गए अप्रत्यक्ष स्रोत। अब अपन बात करते हैं पृथ्वी के प्रत्यक्ष स्रोत की। प्रत्यक्ष स्रोत ज्वालामुखी और भूकंप। जैसे अपन पृथ्वी की किस प्रकार से संरचना को बताते हैं, जैसे किसी भी पदार्थ का अगर घनत्व अधिक है, अगर तापमान अधिक है और दबाव अधिक है, तो इनसे अप्रत्यक्ष स्रोत के पता चलता है। और प्रत्यक्ष स्रोत से अपन को ज्वालामुखी और भूकंप से, जैसे उदाहरण दे दूं छोटा सा, ज्वालामुखी जब फटेगा तो पृथ्वी के अंदर का जो कुछ पदार्थ होते हैं, संरचना होती है, जो बाहर आएंगे, तो अपन पता लगा सकते हैं उन पदार्थ की जानकारी लेकर, उन पदार्थ पर वैज्ञानिक अपन कह सकते हैं सिद्धांत लगा के या वैज्ञानिक तरीके से कि ये पदार्थ कितना पुराना है, इस पदार्थ में क्या क्या मिला हुआ, इस पदार्थ की संरचना किस प्रकार की है, इस पदार्थ में कौन कौन से पदार्थों का सहयोग है, संगठन है। तो ये जो ज्वालामुखी से जो विस्फोट होता है, उसके साथ ऐसे कई सारे पदार्थ निकलते हैं जिनसे अपन को पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी होती है, पहली बात। फिर अपन बात करते हैं दूसरी, भूकंप। अपन क्या करते हैं, जिस प्रकार भूकंप आते हैं तो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में अपन कह सकते हैं 2-3 भूकंपीय तरंगें होती हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। ये जब भूकंप आता है तो ये इन तरंगों के रूप में अपन जैसे पता चलता है ये 5.6 का तीव्रता का भूकंप है या इतना, उन तरंगों के माध्यम से अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपन को जानकारी मिलती है। तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर अगर स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है तो सबसे बड़ा जानकारी का स्रोत है भूकंप विज्ञान। ये ध्यान रखना, आपको पूछ ले कभी सबसे ज़्यादा किससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है, तो सामान्य रूप से, इंपॉर्टेंट रूप से अपन कह सकते हैं भूकंप विज्ञान से सबसे अधिक पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी मिलती है। ये हो गया भूकंप के। फिर अपन इसके बारे में ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में अगले पार्ट में अपन चर्चा करेंगे, किस प्रकार से ज्वालामुखी जो अपन बताएंगे भूकंपीय तरंगें कितनी प्रकार की होती है, उनसे किस प्रकार से जानकारी मिलती है और उनका महत्व। अभी अपन बात करते हैं उल्का पिंड। अब उल्का पिंड से किस प्रकार से पृथ्वी की जानकारी संरचना की होती है, तो अपन ने क्या कहा था कि जो पहले आकाश में जो ब्रह्मांड में था उस समय एक आकाशीय पिंड था। जब पृथ्वी और सौरमंडल तारों की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय एक ही पिंड था। जब वो पिंड टूटा, उसमें विस्फोट हुआ, तो उस पिंड से कई सारे असंख्य तारे अलग हो गए थे। तो कुछ तारे जो ऊपर है और कुछ जो आकाशीय पिंड से नीचे गिरे थे, और उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, एक ग्रह अपन क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। यानी 9 ग्रहों की संरचना उस एक ही पिंड से हुई है। तो अपन कह सकते हैं जब कभी उल्का पिंड गिरता है तो उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है, उनकी संरचना, उल्का पिंड की संरचना किस प्रकार की है, उल्का पिंड में कौन कौन से संगठन है पदार्थ को उसको बनाने के लिए, या वो किस आयु यानी कितने साल पुराना है। और वही जब अपन पृथ्वी के जो आंतरिक चट्टानें होती है उनके बारे में अगर अध्ययन करते हैं, जब उन दोनों में समानता मिलती है तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि उल्का पिंड की जो पिंड है और वो पृथ्वी के जो दोनों की संरचना लगभग समान है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि उल्का पिंडों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो अपन की पृथ्वी की जानकारी है। यानी पृथ्वी भी उस समय एक ही भाग था, आकाशीय गोला, आग का गोला। इसलिए फिर अपन बात करते हैं परिकल्पनाएं एवं सिद्धांत। यानी परिकल्पना एवं सिद्धांत से अपन को किस प्रकार से जानकारी मिलती है। अलग अलग वैज्ञानिक, जैसे मैंने आपको बताया था पहले पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में कि एक अद्वैतवादी संकल्पना होती है और एक द्वैतवादी विचारधारा होती है। अद्वैतवादी में कहते थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक पिंड या एक तारे से हुई है, उन्होंने मैंने नाम बताया था आपको। और फिर दूसरी संकल्पना थी द्वैतवादी, उनमें मैंने आपको बताया था कि कुछ भूगोलवेत्ता या जो वैज्ञानिक हैं वो 2 पिंडों से पृथ्वी की उत्पत्ति को मानते हैं। वही बात यहाँ पे वापस वो उन्हीं सिद्धांतों को अपन बात वापस कर रहे हैं कि स्रोत किस प्रकार से जानकारी के स्रोत है। तो मैंने नाम लिख दिए कि वायुव्य निहारी का सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था लाप्लास ने। किसने दिया था, लाप्लास ने। और लाप्लास ने कहा जो पृथ्वी का केंद्र है हमारे सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार है, तरल है। क्या है, तरल है, तरल अवस्था में। फिर मैं बता देता हूँ ग्रहणु परिकल्पना के सिद्धांत दिया था चैम्बरलिन व मोल्टन ने। ग्रहणु परिकल्पना किसने दिया था, चैम्बरलिन मोल्टन ने। और उन्होंने कहा हमारे सिद्धांत के अनुसार, हमारी परिकल्पना के अनुसार जो पृथ्वी का केंद्र भाग है वो ठोस है, ग्रह ठोस है, और लाप्लास कहता है तरल है। जेफ्रीज व रिटर के अनुसार जो ये अवस्था है ये केंद्र की वो गैसीय अवस्था। जेफ्रीज क्या कहता है कि गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था। जेफ्रीज क्या कहता है, पृथ्वी क्या है, हमेशा गैसीय अवस्था। और जवारीय परिकल्पना ये दिया था आपके जेम्स जीन्स ने, जवारी परिकल्पना। और उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो केंद्र भाग है वो भी आपके क्या है, तरल भाग है।
तो ये कुछ परिकल्पना है जो मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बता दी थी कि द्वैतवादी और द्वैतवादी में पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो इन स्रोतों से, इन सिद्धांतों से, इन परिकल्पनाओं से अपन को क्या पृथ्वी की जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वी किस प्रकार की बनी हुई है। तो आज हमने पढ़े कि पृथ्वी की जानकारी यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जानकारी और उनके जो स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत, उल्कापिंड और सिद्धांत या परिकल्पनाओं के द्वारा पृथ्वी की अपन को जानकारी प्राप्त होती है आंतरिक भाग की। थैंक यू।